नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बोर का परमाणु मॉडल। ये जो मॉडल है ये 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आप इसे नहीं पढ़े हैं तो आज की वीडियो में मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम समझते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल है क्या। देखिए, ये जो बोर का परमाणु मॉडल है, बोहर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसकी कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए 3 परिकल्पनाएं दी थी। और जो 3 परिकल्पनाएं दी थी उन्हीं को हम कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बोहर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 3 परिकल्पनाएं दी थी। उन्हीं 3 परिकल्पनाओं को हम क्या कहते हैं? बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं, ठीक है, या बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या 3 परिकल्पनाएं हैं, बारीकी से तीनों के बारे में चलिए समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो अभी आपको बताया वो मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। पहला आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर नील बोहर नामक वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए 3 परिकल्पनाएं दी जिन्हें बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। यहाँ तक आप लिखेंगे। अब चलिए समझते हैं कि इन्होंने परिकल्पना क्या दी थी। चलिए यहाँ से हम समझेंगे कि परिकल्पनाएं क्या थी। हम सभी को पता है कि परमाणु जो होता है उसके केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मान लीजिए ये जो मैंने पहली जो कक्षा खींची है, गोलाकार का एक आकार बनाया है, ये मान लेते हैं नाभिक है। और नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और इसके बाहर जो ये मैंने कक्षाएं खींची हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, ये सब क्या है? ये गोलाकार कक्षाएं हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कक्षीय गति करता है। कक्षीय गति का मतलब होता है कि अपनी ही कक्षा में गति करना, ठीक है, इसलिए ये कक्षीय गति करता है। तो इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी कक्षा में गति कर सकता है जिसके लिए उनका कोणीय संवेग, उनका किसका? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना हो? h/2π का पूर्ण गुणज हो। यानी इन्होंने पहली जो परिकल्पना दी थी, इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिन कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना हो? h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो अब चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, फिर इससे एक सूत्र बनता है वो भी यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो आपको पहली परिकल्पना बताई थी वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख दी है। आपको भी इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। जिनके लिए उनका यानी इलेक्ट्रॉन का, जिन कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना हो? h/2π का पूर्ण गुणज हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पहली परिकल्पना आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा माना मुनी वाली बात आएगी हमें कोणीय संवेग निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, उसके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r तथा उसका वेग v हो तो कोणीय संवेग कितना होगा? चलिए कोणीय संवेग निकाल लेते हैं, तब कितना कोणीय संवेग होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, उसके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, वृत्तीय मार्ग यानी जिस कक्षा में वो गति करता है उसकी त्रिज्या, ठीक है, उसके मार्ग की क्या हो जाएगी? त्रिज्या r है। उसका वेग कितना हो? v हो। वेग कितना हो जी? वेग अगर v हो तो कोणीय संवेग कितना हो जाएगा? कोणीय संवेग बराबर क्या आ जाएगा जी? mv/r इक्वल टू क्या हो जाएगा? nh/2π। nh/2π। तो ये क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग हो जाएगा। अब प्रॉपर तरीके से ये 3 चीजें तो आपको समझ में आ ही गई हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। v क्या है? v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग है। r क्या है? वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या है, ठीक है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, ठीक है। और n यहाँ पर क्या है? n आप बोल सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है। क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ प्रॉपर तरीके से हो सकता है नहीं आए, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से समझते हुए चलना है। इलेक्ट्रॉन जो n है ये क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षा की क्रम संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कक्षा की क्रम संख्या। ऐसे लिख लेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षा की क्रम संख्या, ठीक है। यहाँ पर आप नोट में लिख लेंगे मुख्य क्वांटम
संख्या, इसे ही मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं और इसे ही क्या बोलते हैं हम, कक्षा की क्रम संख्या। तो कोणीय संवेग क्या है, यही यहाँ आपको सूत्र देखने को, पहली जो परिकल्पना थी यही उन्होंने कहा था, बोर नामक जो वैज्ञानिक थे, पहली परिकल्पना ये दी थी, इसके जरिए हमने ये सूत्र निकाला, यही आपको लिखना है। अब देखते हैं इन्होंने दूसरी परिकल्पना क्या दी थी। दूसरी जो परिकल्पना बोहर नामक वैज्ञानिक ने बताई थी वो ये कहा था कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अतः स्थायित्व बना रहता है। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जब स्थायी कक्षाएं क्या होती हैं, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, स्थायी कक्षा क्या होता है। ये कट गया जी। तो स्थायी कक्षाएं वो कक्षाएं होती हैं जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्थायी कक्षा कहते हैं। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ये कक्षा है, ये इलेक्ट्रॉन दो हैं, ये दो कक्षा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम सकता है, ठीक है, ये वाला, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम सकता है। तो ये जो कक्षा है इस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, स्थायी कक्षा होगी। क्या होगी, स्थायी कक्षा। और ये जो कक्षा है ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, ये कक्षा इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्थायी कक्षा होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको कॉमन सा समझ में आ गया होगा। तो स्थायी कक्षाओं में घूमते समय जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन का मतलब होता है ऊर्जा खर्च करना या बाहर नहीं निकलती। इलेक्ट्रॉनों से ऊर्जा क्या बाहर नहीं निकलती, इसीलिए क्या बना रहता है, स्थायित्व तो बना रहता है। तो यहाँ पर मैंने जो दूसरी परिकल्पना थी वो प्रॉपर तरीके से लिख दी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं इन्होंने तीसरी परिकल्पना क्या दी थी। देखिए तीसरी और जो लास्ट इन्होंने परिकल्पना दी थी उसमें इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु है अगर उसको बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर से मिलने वाली ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी कक्षा छोड़कर दूसरी यानी ऊंची कक्षा में चला जाएगा। यानी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिली, उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे, इलेक्ट्रॉन कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण किया, अपनी कक्षा छोड़कर ऊंची वाली कक्षा में चला गया, और ये जो अवस्था बनती है यही होती है परमाणु की उत्तेजित अवस्था। परमाणु की क्या होती है, उत्तेजित अवस्था होती है। इसके बाद में इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर ऊंची कक्षा में जाता है तो वहां सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक ही ठहरता है। कितनी देर तक रुकता है ऊंची कक्षा में, अपनी कक्षा छोड़ा ऊंची कक्षा में चला गया तो वहां कितनी देर तक रुकता है, 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरता है। फिर उसके बाद में कहाँ आ जाता है, अपनी कक्षा में वापस आ जाता है। यही यहाँ पर मैंने लिखा है। अब चलिए हम समझते हैं जो उत्सर्जित, इनसे सब इतना सब होने के बाद जो उत्सर्जित तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति क्या होती है, उसका एक सूत्र निकलेगा यहीं से। चलिए उसके बारे में हम समझते हैं। उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति निकालने के लिए हमें कुछ मानने मुनने वाला काम करना पड़ेगा। तो मेरे को काम करना ना पड़े इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। यदि इलेक्ट्रॉन की ऊंची कक्षा में ऊर्जा, यानी जो इलेक्ट्रॉन था जब ऊंची कक्षा में गया था तब उसकी ऊर्जा E2 हो, कितनी हो जी, E2 हो। नीची कक्षा में उसकी ऊर्जा कितनी हो, E1 हो। और उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति मान लेते हैं V है। पहले हमने माना कि जब इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में था तो E2 है उसकी ऊर्जा, नीची कक्षा में है तो उसकी E1 ऊर्जा है, और जो इससे तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं वो उसकी जो आवृत्ति है वो क्या है, V है। तब इनसे एक सूत्र बनता है। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सूत्र को, क्या बनेगा सूत्र, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। इतना सब कुछ मानने मुनने के बाद जो हमारा यहाँ से सूत्र निकलता है वो सूत्र ये निकलता है कि HV = E2 - E1। HV = क्या निकलता है, E2 - E1। H क्या है, प्लांक नियतांक है, इसको आपको याद रखना है, ये क्या है, प्लांक नियतांक है। V क्या है, उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति है, और E2 क्या है, ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और E1 क्या है, नीची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। और हमें क्या याद करना है, यहाँ से उत्सर्जित जो तरंगे हैं उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति ज्ञात करनी है, यानी इसे निकालना है। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला है इसको 2-4 चपेट मारेंगे और उधर भेज देंगे। तो यहाँ से ये गुणे में है तो इधर आएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। चलिए तो क्या निकल के आएगा, V = E2 - E1 इस बटे में क्या हो जाएगा जी, H हो जाएगा। यही क्या है, उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति है। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, H को भी ध्यान रखना है। H क्या है, प्लांक नियतांक है। और नोट में आपको एक पॉइंट इनसे रिलेटेड, इनके परमाणु मॉडल से रिलेटेड, बोर के परमाणु मॉडल से रिलेटेड याद रखना है
कि इन्हीं के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी होती है। ठीक है, ये लिखना उखना नहीं है आपको, अगर ज़्यादा ही आपको लिखना है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि इन्हीं के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या होती है। उम्मीद करता हूँ बोर का परमाणु मॉडल या बोहर का परमाणु मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मिलते रहें। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।